मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेलीगेशन के ऊपर। डेलीगेशन यानी कि प्रत्यायोजन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संगठन के शीर्ष पर जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है और उस काम को पूरा करने के लिए उनके पास बहुत सारा अधिकार भी होता है और उस अधिकार के साथ उनके पास दायित्व भी होता है। अब इन तीनों चीजों को लेकर के उन्हें संगठन के सारे कामों को पूरा करवाना होता है। तो ये कैसे होगा? क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम किसी देश के प्रधानमंत्री की बात करें या भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनको पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करना है। तो क्या वो अकेले कर पाएंगे? क्या वो कृषि मंत्रालय भी देख पाएंगे? क्या वो वित्त मंत्रालय भी देख पाएंगे? क्या वो गृह मंत्रालय भी देख पाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि संगठन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को अपने सारे काम को पूरा करने के लिए अपने कार्य के साथ साथ अधिकार को भी अपने नीचे काम करने वाले लोगों को भेजना पड़ता है, देना पड़ता है, और इसे ही सरल भाषा में प्रत्यायोजन कहते हैं। अगर इसे लोक प्रशासन के तरीके से डिफाइन करें तो देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन का अधिकारी अपने कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य के कुछ भाग को, अपने काम के कुछ भाग को, पूरे काम को नहीं, अपने काम के कुछ भाग को अधिकारों सहित अगर सौंपते हैं तो उसे ही प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए मिलेट क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन। सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ है दूसरों को कर्तव्य सौंपना। क्या सौंपना? कर्तव्य। कर्तव्य से मतलब है काम सौंपना। और कर्तव्य सौंपना ही नहीं बल्कि जब हम प्रत्यायोजन की बात करेंगे तो प्रत्यायोजन कर्तव्य सौंपने से भी कुछ अधिक ही है। डेलीगेशन जो है अपने अधीनस्थों को केवल आप कर्तव्य नहीं सौंपते हैं, काम नहीं सौंपते हैं, उससे कुछ ज्यादा सौंपते हैं। तो क्या ज्यादा? इसका सार मतलब समरी। इसका सार है दूसरों को स्वविवेक सौंपना। यानी कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट को या अपने सहयोगी को कोई काम सौंपेंगे, कोई कर्तव्य सौंपेंगे, तो उसके साथ साथ स्वविवेक यानी कि कुछ निर्णय लेने का, अपने मस्तिष्क से कुछ सोचने का अधिकार भी आप उसे देंगे, जिससे कि वो उन विशिष्ट समस्याओं को सुलझा सके जो समस्या आपने उस अधीनस्थ को सुलझाने के लिए सौंपा है। तो यहां पर यह पता चल जाता है कि डेलीगेशन आखिर है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है। तो सरल शब्दों में देखिए, जो डेलीगेशन होता है वो इसलिए करना पड़ता है कि किसी भी संगठन में किसी उच्च अधिकारी या संगठन में शीर्ष व्यक्ति के पास हर तरह की दक्षता नहीं होती, हर तरह का स्किल नहीं होता है। उनको जरूरत पड़ती ही पड़ती है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं कर सकते, वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को, किसी अपने अधीनस्थ को उन्हें सौंपना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की जो संगठन में काम कर रहे हैं उनकी दक्षता की एक सीमा होती है। वो सभी कार्यों में दक्ष हो ही नहीं सकते, ये स्वाभाविक बात है। और खासकर आज का जो तकनीकी युग है, टेक्निकल जो जमाना है, जो परिस्थितियां हैं, काम की बहुलता है, उसमें एक संगठन में शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर हम ये उम्मीद करें कि वो सारा काम कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। तो ये दो पॉइंट आपको बताता है कि आखिर हमको डेलीगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की दक्षता की सीमा होती है। दूसरी बात, वो सभी कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर सकते। तीसरी बात, इससे ये होता है, ये भी फायदा होता है कि कुछ ऐसे हमारे अधिकारी होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं जब इस पद से चला जाऊं तो मेरा जो सबऑर्डिनेट है उस काम को अच्छे ढंग से करे। यानी कि अगर सबऑर्डिनेट में मैनेजरियल क्वालिटी, प्रबंधकीय गुणों का विकास करना है तो
इसमें भी डेलीगेशन मदद करता है। और क्या कारण है? संगठन में बहुत सारी तकनीकी जटिलता रहती है। आजकल कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का होता है, ई गवर्नेंस का प्रयोग करना होता है, हमें तमाम तरह की अकाउंटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब एक ही व्यक्ति सारा चीज तो नहीं जान सकता, तो इसीलिए तकनीकी जटिलता इतनी बढ़ती जा रही है कि डेलीगेशन एक आवश्यक तत्व बन गया है। इसके अलावा अधीनस्थों के मनोबल को बनाए रखने के लिए, भाई अगर हम अपने सबऑर्डिनेट को, अपने अधीनस्थ को कुछ जिम्मेदारी वाला काम देते हैं, उसको काम करने का अवसर देते हैं, तो उसका संगठन में मनोबल भी बढ़ा रहेगा। और इस तरह से हम ये समझ जाते हैं कि कोई भी संगठन में जो प्रबंधक है, जिसको पूरे काम को मैनेज करना है, उस संगठन को सुचारू रूप से चलाना है, तो डेलीगेशन एक आवश्यक तत्व बन जाता है। आखिर इसके तत्व क्या है? आखिर जब हम डेलीगेशन करते हैं तो हम करते क्या है? What are the elements of delegation? तो डेलीगेशन के एलिमेंट को समझने के लिए देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो जब हम कोई किसी भी संगठन में डेलीगेशन करेंगे तो अधिकार प्रदान करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अधिकार देंगे। काम तो सौंपेंगे ही, साथ में क्या करेंगे? अधिकार देंगे। अधिकार देना, जैसे उदाहरण के लिए आप एक संगठन के प्रमुख अधिकारी हैं और आपने सोचा कि भाई मेरी कंपनी का विज्ञापन होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, तो आपने एक व्यक्ति को असाइन किया और आपने उनको बोला कि आप हमारी कंपनी का विज्ञापन का काम देखेंगे। अब जब आप विज्ञापन देने के लिए बोलेंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मीडिया से कंसल्ट करेगा। अगर उसे कोई शहर के भीतर कोई उसको होर्डिंग लगाना है तो वो नगर निगम से बात करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी काम को अगर आप सौंपेंगे तो उस काम को, काम के साथ साथ अधिकार भी आपको देना पड़ेगा। तो अधिकार प्रदान करना जो है वो डेलीगेशन की एक आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे डेलीगेशन आपको विज्ञापन एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल दिया, उससे आप समझ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? काम का वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा, यानी अधिकार देंगे और साथ ही साथ बोल देंगे कि ये काम आपको करना है, इतना काम आपको करना है। जैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें देश के, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? जो भी काम रहता है, भाई काम अल्टीमेटली अंतिम उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री का ही होगा, लेकिन विभिन्न कामों को करने के लिए वित्त से रिलेटेड वित्त मंत्रालय, आखिर इंटरनल आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड गृह मंत्रालय, अगर हमें देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, है ना, रक्षा मंत्रालय हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि काम जो है वो बांट देते हैं, सौंप देते हैं। तो 2 बातें हो गई, पहला अधिकार सौंपना और दूसरा काम का वितरण करना। और क्या करते हैं? तो देखिए उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप किसी को अधिकार देंगे तो साथ में उत्तरदायित्व भी देना पड़ेगा। पहले ही हमने बताया है कि हमेशा अधिकार और उत्तरदायित्व एक समान रूप से चलता है। आप किसी को अधिकार देंगे और उत्तरदायित्व नहीं देंगे तो यह भी ठीक नहीं होगा, उत्तरदायित्व देंगे और अधिकार नहीं देंगे तो यह भी ठीक नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। और कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी प्रशासन का एक मूलभूत सिद्धांत है। तो जब भी आप अधिकार देंगे, काम देंगे, तो साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी देंगे और साथ ही साथ जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी तय कर देंगे, जवाबदेही भी तय कर देंगे। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक अभी जिले में कलेक्टर हैं, अब उनको इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई आपको जिले में विधानसभा का चुनाव कराना है। अब विधानसभा का चुनाव कराना है, एक जिले के भीतर मान लीजिए 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो कलेक्टर क्या अकेले चुनाव करवा लेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे? अपने अधीन जो उनके डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनको वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बना देंगे, रिटर्निंग ऑफिसर बना देंगे। वो जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो अपने अंडर जो उनके तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार है उनको जिम्मेदारी दे देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जवाबदेही तय कर देंगे, उत्तरदायित्व तय कर देंगे, यह भी इसका एक हिस्सा है। नियंत्रण, यह भी एक बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति प्रत्यायोजन करते हैं, डेलीगेशन करते हैं, वो डेलीगेट करने के बाद बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप बीच बीच में मीटिंग लेते रहिए, रिपोर्ट लेते रहिए कि भाई कितना काम हुआ है, क्योंकि प्रत्यायोजन के बाद भी
काम को पूरा करने की अंतिम जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है जिसने अधिकार, कार्य प्रत्यायोजित किया है। और तात्कालिक उत्तरदायित्व, इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही प्रत्यायोजित होती है। अंतिम उत्तरदायित्व, लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी प्रत्यायोजित नहीं होती है। इसीलिए पीटर ड्रकर ने, देखिए ये ऐसी एक चित्र बना करके आप समझ सकते हैं कि पीटर ड्रकर के अनुसार जो प्रत्यायोजन होते हैं इनके 3 आधार होते हैं। पहला आधार होता है अधिकार सत्ता का प्रत्यायोजन, यानी सत्ता का आप प्रत्यायोजन करोगे, अधिकार का डेलीगेशन करोगे, और उत्तरदायित्व को निर्मित किया जाता है। जब आप अधिकार दोगे तो उत्तरदायित्व को फ्रेम करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओगे, और तीसरी चीज जवाबदेही को भी निश्चित किया जाता है। आप उत्तरदायित्व को निर्मित करोगे कि भाई आपका ये उत्तरदायित्व है, और साथ में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को भी आप निश्चित कर दोगे। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर हम प्रत्यायोजन की बात करेंगे तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है अधिकार, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व, और साथ ही साथ जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। और प्रत्यायोजन एक तरह का नहीं होता है, प्रत्यायोजन कई प्रकार के होते हैं। देखिए कभी कभी आप ऐसा करेंगे कि भाई लिख करके, रिटन यानी कि लिख करके प्रत्यायोजन करते हैं, उसको औपचारिक भी कह सकते हैं, फॉर्मल डेलीगेशन कहते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण काम हो रहा हो, बहुत जरूरी हो, कानूनी हो, तो आप क्या करोगे, जो अधिकार होगा, जो दायित्व होगा, और साथ ही साथ जो काम होगा उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा, और अपने सबऑर्डिनेट को आप उसको डेलीगेट करोगे, तो उसको लिखित प्रत्यायोजन कहते हैं। अब हमेशा तो लिख करके नहीं हो सकता, कभी कभी मौखिक भी बोल देते हैं, तो उसको बोलेंगे मौखिक प्रत्यायोजन। इसी तरह से औपचारिक यानी फॉर्मल, अगर नियम, कानून, संविधान के तहत कोई डेलीगेशन हुआ तो फॉर्मल डेलीगेशन हो गया। और अगर आपसी संबंधों के आधार पर आपने बोला कि भाई ये काम कर लेना, तो इनफॉर्मल डेलीगेशन हो गया। और क्या कर सकते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मतलब आपने लगभग संगठन के बहुत सारे काम इन जनरल आपने अपने सबऑर्डिनेट को सौंप दिया, तो क्या हो गया, जनरल डेलीगेशन। और एक पर्टिकुलर काम आपने सौंपा तो क्या हो गया, स्पेसिफिक डेलीगेशन। और इसी तरह से पूर्ण और आंशिक, पूर्ण मतलब पूरा काम सौंपना, आंशिक मतलब काम का एक छोटा हिस्सा सौंपना। और इसी तरह से कंडीशनल और अनकंडीशनल डेलीगेशन भी होता है। कुल मिलाकर के अगर इसके प्रोसेस की बात करेंगे, डेलीगेशन की प्रोसेस की, तो देखिए क्या हो जाता है, 3 स्टेज आते हैं इसका। पहला स्टेज अधीनस्थों को कर्तव्य सौंपना, आप अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंप दीजिए। दूसरा स्टेज जो काम को पूरा करने के लिए सत्ता सौंप दीजिए यानी ऑथोरिटी दे दीजिए। और तीसरा स्टेज हो जाता है कि आपने जो काम सौंपा है और जो अधिकार सौंपा है, तो साथ ही साथ आप उन्हें समझा दीजिए कि आप इस काम को पूरा करने के लिए जो उच्च अधिकारी है वो किसके प्रति उत्तरदायी आपको होना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हुम, यानी कि जिसको डेलीगेट किया है उसको ये बात पता होना चाहिए, और इससे नियंत्रण भी हो सकता है। और आगे बात करते हैं। देखिए डेलीगेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है, और जरा सी गड़बड़ी होने से संगठन का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो हमें यह जानना चाहिए कि कभी कभी डेलीगेशन की प्रोसेस में कुछ कठिनाइयां भी होती है, और ये कठिनाइयां 2 तरीकों से उत्पन्न होती है। पहला तरीका प्रबंधकों की ओर से, पहला जो तरीका है वो है प्रबंधकों, यानी कि जो डेलीगेट करने वाले अधिकारी हैं, अगर उनके मन में जो है ये भाव ही नहीं है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकता हूं, उसको मोटिवेट कर सकता हूं, तो वो डेलीगेशन ही नहीं करेंगे। कभी कभी उच्च अधिकारियों के मन में ये भाव रहता है मिथ्या दंभ, यानी कि झूठा अहम का भाव छुपा रहता है। नहीं नहीं, ये काम तो मैं ही कर सकता हूं, मेरा सबऑर्डिनेट तो कर ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं मिथ्या दंभ। तो ये भी डेलीगेशन में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरी चीज, जो उच्च अधिकारी हैं अगर अपने सबऑर्डिनेट पे उनको विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो भी वो डेलीगेशन नहीं करेंगे। और चौथी चीज, अधीनस्थों को आगे बढ़ने
का भय भी रहता है। भाई कई बार ऐसा होता है, उच्च अधिकारी सोचते हैं कि अगर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को ये काम सौंप दिया और इस काम को उसने बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी, तो ये डर भी रहता है। और इसके कारण से कई बार उच्च अधिकारी या प्रबंधक अपने सबऑर्डिनेट को जो है डेलीगेट करते ही नहीं है काम, और ये समस्या रहती है। लेकिन केवल प्रबंधकों की ओर से समस्या है ऐसी बात नहीं है, कई बार यह समस्या कर्मचारियों की ओर से भी आती है। कर्मचारियों की ओर से क्या समस्या आती है, जैसे संगठन में ऐसे बहुत से कर्मचारी रहते हैं, उनको ये भरोसा ही नहीं रहता, उनके अंदर ये आत्मविश्वास ही नहीं होता कि मैं इस काम को कर सकता हूं, उनमें चुनौती लेने की भावना ही नहीं रहती कि मैं इस काम को करूं। वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे ये जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। करने से अच्छा है पूछना भला, पूछ पूछ के काम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप देंगे तो वो करने को तैयार नहीं होंगे। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि उच्च अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट ही नहीं करते, क्योंकि प्रबंधकों की ये जिम्मेदारी है, उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि आप ये जिम्मेदारी वाला काम, ये अधिकार जो आपको दे रहे हैं, ये जो काम जो आपको दिया जा रहा है उसे आप पूरा करें। तो इसमें कुछ कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आप डेलीगेशन करें तो डेलीगेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? पहली बात तो ये कि जिस भी काम को आप डेलीगेट कर रहे हैं और काम के साथ अधिकार को डेलीगेट कर रहे हैं, लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। द टारगेट एंड द पर्पस शुड बी क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है। दूसरी बात, आवश्यक होने पर अगर ऐसा लगता है कि सबऑर्डिनेट करना तो चाहता है लेकिन उसको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग दे दीजिए और अच्छा काम करेगा। और जहां तक संभव हो, आप जब भी कोई अधिकार, कोई काम और उत्तरदायित्व, अगर पार्शियल उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति को सौंपते हैं तो वो लिखित और औपचारिक कीजिए, ये बाद में आपके काम आएगा। और लास्ट में हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप प्रत्यायोजन करें, डेलीगेशन करें, तो यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं होगा तो इससे संगठन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर के प्रत्यायोजन बहुत ही जरूरी है और इसके बिना काम नहीं हो सकता। फिर भी प्रत्यायोजन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या सीमा है? देखिए, कभी भी ऐसे काम जिसमें उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का काम हो, यह डेलीगेट नहीं किया जाता है। दूसरी बात, कभी भी एक निश्चित धनराशि, एक सर्टेन अमाउंट खर्च करने का आपने दायित्व दे दिया, उससे ज्यादा खर्च करना है, इस काम को भी डेलीगेट नहीं किया जाता है। यानी कि फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर को डेलीगेट करने में, अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर को डेलीगेट करने में, कोई न्यू पॉलिसी, कोई नई नीति बनाना हो, उस नीति को के फॉर्मेशन से रिलेटेड मैटर को डेलीगेट करने में, और साथ ही साथ अगर किसी सबऑर्डिनेट के विरुद्ध कोई अपील सुनना है तो ऐसे मामलों में डेलीगेशन नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि डेलीगेशन संगठन का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बिना संगठन को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी डेलीगेशन जो है, ये करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब आप अधिकार सौंपें, जब आप कर्तव्य सौंपें और जब आप पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपें, तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई हम कोई ऐसा अधिकार तो नहीं सौंप रहे हैं जिसमें नियम बनाने की शक्ति हो, जिसमें कोई वित्तीय भार संगठन में पड़ रहा हो, किसी सबऑर्डिनेट के खिलाफ कोई अपील को सुनने का अधिकार आ रहा हो। ऐसी चीजों को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जाता है। और इन्हीं सब बातों के साथ हमारा ये डेलीगेशन के ऊपर जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो तो मोबाइल नंबर आपके पास है, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।